Good morning, all of you. Today we are going to start a very important topic and that is इलेक्शन कमीशन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो कौन कराता है। तो इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसे कराता है इलेक्शन कमीशन और इसे हम हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, आपके देश में इलेक्शन फेयर और फ्री तरीके से हुए हैं। फेयर एंड फ्री तरीके से अगर इलेक्शन हुए हैं तो इसको जज करने का एक सीधा सा तरीका है कि हमें देखना चाहिए कि इलेक्शन आखिर कराता कौन है। जो इलेक्शन कराने वाली जो बॉडी है, इलेक्शन कंडक्ट किसके द्वारा कराए जाते हैं, और जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है जो बॉडी, जो इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कराता है, क्या वो इलेक्शन फेयर तरीके से करा सकता है? इतनी पावर उसके पास में है या नहीं? क्या ये कमीशन अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है अथवा नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रेशराइज किया जाता हो इलेक्शन कराने के लिए और दबाव बनाया जाता हो? तो इन सब चीज़ों को आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। इंडिया के अंदर जो बॉडी इलेक्शन कराती है वो काफ़ी पावरफुल होती है और गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है। अंदर जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो एक पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। कमीशन कैसा है? पावरफुल है और इंडिपेंडेंट है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्शन कमीशन क्या है तो आपका आंसर होगा इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है जो इलेक्शन कराता है और ये कमीशन काफी पावरफुल होता है एंड इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट रखा हुआ है इसी तरह से हमने इलेक्शन कमीशन को भी इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर जुडिशरी को पावर है उसी तरह से इस कमीशन को भी यहाँ पर बहुत सारी पावर दे रखी है। ओके, इलेक्शन कमीशन की बॉडी में 3 लोग होते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है उसमें 3 लोग हैं। तो सबसे पहला जो मेन पर्सन है उसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर, ये तो एक हो गया, एंड इसके अलावा 2 लोग और होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो इस तरह से इसके अंदर 3 लोग होते हैं हम, है ना। अब क्या होता है कि इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट करेगा इसका अपॉइंटमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। एंड बाकी के इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, इनका जो टाइम होता है, टीनर जो होता है, कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं ये लोग, तो इनका टीनर जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टीनर कितना होगा? 6 ईयर। 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स तक क्या होता है। देखिए, 6 ईयर के लिए अपॉइंट किया गया और यहाँ लिखा 65, इसका मतलब क्या हुआ? मान ली सपोज उसकी एज कितनी है? 60, है ना, और 6 साल के लिए अपॉइंट किया तो 60 + 6 कितना हो जाएगा? 66, यानी कि 65 ईयर तक वो रह सकता है। अगर उसकी एज कम होगी तो 6 साल तक रह सकता है, उसकी एज ज्यादा हुई, 60 के आसपास हुई, 61 हुई, 62 हुई, तो 65 ईयर तक वो रह सकता है। इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा पूरा होता है? 6 ईयर पूरे होते हैं तो 6 ईयर तक रहेगा। अगर 65 ईयर तक पूरी हो जाती है उसकी एज तो 65 ईयर के बाद में उसको अपना रिजाइन देना होगा, उसे अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। भले ही उसका भी टाइम था, 2 ईयर्स बाकी थे, 3 ईयर बाकी थे, इससे में कोई मतलब नहीं है। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगी, या तो 6 ईयर तक वो रह सकता है अगर उसकी एज कम हुई तो। अगर एज ज्यादा है तो 65 ईयर्स के बाद में उसको अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका टीनर। अब हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में कौन कौन सी पावर होती है या फिर इलेक्शन कमीशन के पास में कौन कौन सी पावर होती है। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास में बहुत अधिक पावर होती है। एक बार जब इसको अपॉइंट कर दिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने अपॉइंट कर दिया,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट किसने किया था? प्रेसिडेंट ने। एक बार अपॉइंट होने के बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेसिडेंट के प्रति आंसरेबल नहीं होता, यानी कि उसको उससे जवाब नहीं देना है। ना तो प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल है और ना ही वो गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल है। मीन्स उसे गवर्नमेंट को कोई जवाब नहीं देना, ना प्रेसिडेंट को उसे कोई जवाब देना है, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड में जितनी पावर इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में है, शायद ही इतनी पावर किसी दूसरे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में होगी। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी पावर का इस्तेमाल करता है या कौन कौन से कामों को ये करता है। आपने इलेक्शन का प्रोसेस पढ़ा था और जो भी काम उसके अंदर आपने देखा था वो सभी का सभी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर करवाता है ना। तो देखिए इसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है इसके? ओके, इलेक्शन से जुड़ा हुआ हर डिसीजन, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सारे कार्य कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन को कंडक्ट कराना है या इलेक्शन को कंट्रोल करना है, उससे जुड़ा हुआ हर मैटर जो है उस पर डिसीजन कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है। कंडक्ट से लेकर कंट्रोल करने तक का सारा काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। देखिए क्या होता है, अनाउंसमेंट किया जाता है डेट्स का, और डेट का अनाउंसमेंट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। और फिर आपने देखा था नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, है ना, और उसके बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लागू की जाती है, इलेक्शन कराए जाते हैं, काउंटिंग कराई जाती है, लास्ट में रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सारे काम कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहला काम कौन सा हो गया? इलेक्शन को कंडक्ट कराना या उसे कंट्रोल करना। इन पर जितने भी डिसीजन होंगे वो सब कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन लेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्शन कमीशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट को भी लागू करता है। कोड ऑफ कंडक्ट, आपको याद होगा कोड ऑफ कंडक्ट क्या चीज होती है? एक गाइडलाइंस होती है, एक बेसिक रूल्स होते हैं जिसे हर किसी को पालन करना होता है। कब? इलेक्शन के टाइम पर। तो इलेक्शन कमीशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट को बनाता है और उसको लागू करता है। जो कोई पार्टी, जो कोई कैंडिडेट इसको फॉलो नहीं करता उसे वो सजा भी दे सकता है। इलेक्शन के टाइम पर जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दे सकता है कि वो उसकी गाइडलाइंस का पालन करे, उसके रूल्स का पालन करे। तो गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दे सकता है कि वो उसके ऑर्डर का और उसके इंस्ट्रक्शन का पालन करे, टू ओबे इट्स ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत अधिक पावर है, वो उस पावर का मिसयूज कर सकती है और अपने चांस को इंक्रीज कर सकती है। चांस किसका? इलेक्शन जीतने का। गवर्नमेंट ने अगर अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो उसके चांस जीतने के जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो वो क्या करता है? गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है कि वो उसके आदेश का पालन करेगा, जैसा वो कहता है वैसा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्शन की ड्यूटी होती है उस टाइम पर जो ऑफिसर काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम नहीं करते हैं, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में काम करते हैं। इलेक्शन की ड्यूटी पर जो लोग काम करते हैं वो लोग किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम नहीं करते हैं, ठीक है। इस समय जो काम करेंगे वो लोग तो ईसी के कंट्रोल में काम करेंगे। ईसी मींस इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में काम करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि किसी जगह पर, किसी पोलिंग बूथ पर इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ, चीटिंग हुई है, या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ऐसा हुआ है ना, तो वो उस एरिया के अंदर दोबारा से इलेक्शन कर सकता है। इसे कह सकते हैं हम रीपोल। री माने द्वारा और पोल माने इलेक्शन। इसका मतलब हुआ यदि इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है किसी एरिया में इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ या कुछ ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ, तो वहां पर वो दोबारा से इलेक्शन कराने का आदेश दे सकता है। इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है वो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता या कुछ पार्टी को अच्छा नहीं लगता, फिर भी उन लोगों को इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर मानने पड़ते हैं, जैसा वो कहता है उसको वैसा करना पड़ता है। तो इससे प्रूव होता है कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो काफी स्ट्रांग है। समय समय पर जो इलेक्शन कमीशन है गवर्नमेंट को उसके कार्यों के लिए फटकार भी ला देता है और पूछता है कि आपने ऐसा काम किसके आदेश से कर दिया। इलेक्शन के टाइम पर जो सबसे अधिक पावरफुल होता है वो इलेक्शन कमीशन होता है, गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन किस तरह से वर्क करता है
और आपने देखा उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।